हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ टॉपिक पर, जहां आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट की कुछ और एग्जांपल्स। तो वो एग्जांपल्स हम क्यों करने वाले हैं? तो बेसिकली हम कुछ एग्जांपल्स इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का कंसेप्ट समझ में आए। आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल जाए कि अच्छा इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, किस मेथड से सॉल्व करना है, क्या क्या हम इसमें स्टेप्स काम में लेंगे, पहली स्टेप क्या होगी, दूसरी स्टेप क्या होगी, है ना, इस तरीके से। तो अगर आपने पिछली क्लास देखी है तो आप ये क्लास देखने के लिए एकदम तैयार हैं। लेकिन अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो जाओ पहले पिछली क्लास देखो, तभी आपको ये वाली क्लास समझ में आने वाली है। तो चलो अब हम थोड़ा सा अपना रिवीजन कर लेते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या होती है और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे निकालते हैं, और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को कुछ इस तरीके से सॉल्व करते हैं, और ये इसका जो सॉल्यूशन होता है वो y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई से होता है, जहाँ हमने देखा था कि सी एफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्योंकि जहाँ पिछली क्लास में हमारे पास m के जो मान आए थे, यानी जो रूट्स आए थे, वो सेम एंड रियल आए थे। लेकिन हम कुछ और एग्जांपल्स करेंगे जहाँ m के जो मान होंगे वो डिफरेंट एंड रियल आएंगे, कॉम्प्लेक्स एंड डिफरेंट आएंगे, कॉम्प्लेक्स एंड सेम आएंगे। तो कुछ इस तरीके से। तो चलिए लेते हैं अपना अगला एग्जाम्पल। तो ये है हमारा दूसरा एग्जाम्पल, जो कि कुछ इस तरीके से डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6y इक्वल्स टू 0। तो आपको पता ही है कि पिछला जो हमने एग्जाम्पल लिया था, ये वाला पिछली क्लास में हमने ये वाला एग्जाम्पल किया था, वो हमें डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म में दिया हुआ था, जहाँ हमने डी अपॉन डी एक्स को कैपिटल डी माना था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमें ये झंझट करने की ज़रूरत ही नहीं है। इस वाले क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट ही क्वेश्चन ही डी के फॉर्म में दिया हुआ है, यानी आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हो। तो देखो, क्वेश्चन के बहुत से तरीके होंगे, मतलब क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा एग्जामिनर, या तो आपको क्वेश्चन डी की फॉर्म में दे देगा, है ना, या फिर कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन देगा डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म में। तो आपको पहचानना होगा कि ये एक रैखिक अवकल समीकरण है, यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। फिर आपको पहचान के इसमें सी एफ और पी आई का फॉर्मूला या उसकी मेथड लगा के उसको सॉल्व करना होगा। तो ये है अपना दूसरा एग्जाम्पल। तो ये देखो, आपको डायरेक्ट डी की फॉर्म में दिया हुआ है। अब आपको पता ही आगे क्या करना है, आपको d की जगह m पुट करना है और y को हटा देना है। तो ये देखो, मैंने d की जगह m पुट किया, m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यही क्या है, आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन है। ऑक्सिलरी इक्वेशन को हिंदी में कहते हैं सहायक समीकरण। आप चाहो तो हिंदी में भी लिख सकते हो, है ना। तो आपको ये लिखना है, जो जो मैंने लिखा है ना कि वी पुट d इक्वल्स टू m, सो इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6, ये भी आपको एग्जाम में लिखना है। अब आपको पता ही आगे क्या करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी द्विघात समीकरण है, आपको इसको सॉल्व करना है। अगर आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो तब तो ठीक है, वरना आपको अगर रूट्स निकालने में थोड़ी सी दिक्कत आए तो आप यहाँ पे श्रीधराचार्य सूत्र लगा सकते हो, जो कि मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है। अब देखो, अब इसको हम इजीली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, इधर है m स्क्वायर, इधर है 6। अगर हम 6 को m स्क्वायर से गुणा करें तो क्या आएगा, 6m स्क्वायर प्लस का बीच में क्या है -5m, -5m, मतलब हमें -5m के कुछ इस तरीके से टुकड़े करने हैं कि जोड़ने या घटाने पे तो -5m आए, लेकिन गुणा करने पे प्लस के 6m स्क्वायर आए। तो देखो, पहली बात तो आप ये समझो कि जब हम माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तब प्लस आता है, और यहाँ हमारे पास माइनस और यहाँ प्लस है, मतलब दो ऐसी संख्याएं हमें लेनी है जो माइनस में होंगी, तभी तो उनको गुणा करने पे प्लस का 6 आएगा। अब आप ये बताओ कि ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनको गुणा करने पे 6 आता है। तो आपको पता है वो 2 और 3 है। जब 2 और 3 को हम गुणा करते हैं तो 6 आता है। अगर वो -2 और -3 हो तो प्लस के 6 आएंगे। अगर -2 और -3 को हम जोड़ते हैं तब क्या आएंगे, माइनस के 5 आएंगे, कुछ इस तरीके से। तो आप समझ गए होंगे कि हमें -5m के टुकड़े करने हैं, वो होंगे -2m और -3m। तो ये देखो, मैंने उनके टुकड़े किए हैं कुछ इस तरीके से, m स्क्वायर और प्लस 6 तो एज इट इज़, और बीच में जो -5m था उसके मैंने टुकड़े किए हैं -3m -2m। अब आपको बताइए, हमें दो जोड़े बना के कुछ कॉमन लेना है ताकि अपने पास m की वैल्यूज़ आए। तो एक ये जोड़ा हुआ, एक ये जोड़ा हुआ, इसमें से क्या कॉमन आ सकता है,
इसमें से आप m कॉमन ले सकते हो। m कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचेगा, m-3। इधर आप -2 कॉमन ले सकते हो और अंदर बचेगा m-3। तो आपको पता है कि कोष्ठक के अंदर ये और ये वाली संख्याएं सेम होनी चाहिए, है ना, सेम होना चाहिए, तभी आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। इधर m-3, इधर m-3, तो यहाँ m-3 और इधर m-2 है, वो एज इट इज़, क्योंकि आपको पता है इन दोनों को जब आप खोलोगे, उनको गुणा करोगे, तो वापस ऊपर वाली इक्वेशन ही बनेगी आपके पास। ठीक है, अब आपके पास m के मान आ गए, इधर -3 है, जब इसको बराबर के उधर भेजेंगे, यानी m-3 है, m-3 बराबर में क्या है, 0, तो m की वैल्यू क्या आएगी, 3। इसी तरीके से यहाँ m की वैल्यू क्या आएगी, 2, तो m के हमारे पास 2 मान आ गए, 2 और 3, जो आप देख सकते हो रियल भी है और डिफरेंट भी है। रियल क्योंकि ये वास्तविक संख्या है, और डिफरेंट यानी 2 अलग है और 3 अलग है। तब आपको ये चार्ट ध्यान में रखना होगा, जो मैंने आपको पिछली क्लास में भी एकदम अच्छे से समझाया था। इस चार्ट के अकॉर्डिंग ही हमारे पास CF का फॉर्मूला आएगा, और उस CF के फॉर्मूले से हमारे पास सॉल्यूशन निकलेगा। तो देखो अपने पास m की वैल्यूज़ क्या आई है, 2 और 3, जो कि क्या है, रियल है यानी वास्तविक है, और 2 अलग है 3 अलग है, दोनों सेम नहीं है, यानी दोनों डिफरेंट है, अलग अलग है, दोनों डिफरेंट है और अलग अलग है। उस सिचुएशन में हम पहला फॉर्मूला काम में लेंगे, जो कि आप पढ़ सकते हो कि व्हेन ऑल वैल्यूज़ ऑफ m आर डिफरेंट एंड रियल, यानी जब m के जो मान है वो डिफरेंट यानी अलग अलग होंगे, और रियल मतलब वास्तविक होंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है 2 और 4, जो कि क्या है, अलग अलग है और वास्तविक है, और वही हमारे पास यहाँ है 2 और 3, जो कि अलग अलग है और वास्तविक है। तो उस कंडीशन में हम ये वाला सूत्र काम में लेंगे, और वो क्या है, CF इक्वल्स टू C1 e⁻m1x प्लस C2 e⁻m2x प्लस C3 e⁻m3x, यानी जब आपके पास m के 3 मान आएंगे तब कांस्टेंट भी आपके पास 3 आएंगे, लेकिन यहाँ आपके पास m के कितने मान हैं, 2 मान है m के, तो कांस्टेंट कितने आएंगे, 2। तो इस वाले फॉर्मूला में हमें ये C1 और C2 काम में लेना है, ये C3 वाली टर्म काम में नहीं लेनी है, क्योंकि कांस्टेंट हमारे पास 2 ही आएंगे, क्योंकि m के मान भी 2 ही हैं। आप सोच के देखो यहाँ C3 कैसे आएगा, क्योंकि C3 कैसे आ सकता है, आप सोचो, यहाँ हमें m3 चाहिए, यानी m का तीसरा मान चाहिए, जबकि हमारे पास यहाँ m के 2 मान आ रहे हैं। ये पहला है m1 और ये दूसरा है m2, m3 तो आ ही नहीं रहा है, तो ये वाला m3 कैसे काम में आ सकता है। तो चलो CF इक्वल्स टू C1 e⁻m1x प्लस C2 e⁻m2x अपन रखते हैं, है ना, साफ क्लियर दिख रहा है ना, अपन रखते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा है, C1 इक्वल्स टू C1 e⁻m1x, ये m1x और ये m2x, ठीक है। अब m1 के आपके पास 2 है, तो यहाँ 2 रख दिया, और m1 के आपके पास 2 है, तो देखो m के हमारे पास 2 मान आए हैं, 2 और 3, जो कि है रियल और डिफरेंट। मम्मी यार चुप हो जा। तो देखो m के हमारे पास 2 मान आए हैं, 2 और 3, तो 2 मान आए हैं, तो हम ये वाला चार्ट ध्यान में रखेंगे। ये वाले चार्ट से हमें पता है पहला वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि m के मान हमारे पास डिफरेंट और रियल आए हैं। तो ये है हमारा पहला फॉर्मूला, C1 e⁻m1x प्लस C2 e⁻m2x। तो यहाँ ये वाला फॉर्मूला मैंने लिखा है। m1 के आपके पास 2 है, तो यहाँ मैंने 2 रखा है। m2 के आपके पास 3 है, तो यहाँ मैंने 3 रखा है। और क्योंकि जो क्वेश्चन है वहाँ आपके बराबर में 0 है, ये देखो, अरे यार ये देखो जो क्वेश्चन है वहाँ आपके बराबर में 0 है, यानी आपका QX जो है वो 0 है। जब आपका QX 0 होगा, तब मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि आपका PI भी क्या होगा, 0 होगा। तब ये आपका PI 0 और CF ये हो गया। सो इट्स जनरल सॉल्यूशन। तो इसका सामान्य हल क्या होगा, y इक्वल्स टू CF प्लस PI। CF तो आपने निकाल लिया है, और PI होगा 0, क्योंकि QX भी आपका 0 है। तो ये होगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। अब देखो, अभी हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल कर रहे हैं जहाँ PI 0 हो। क्यों कर रहे हैं, ताकि आपको CF का कंसेप्ट एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। फिर हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स लेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन लेंगे जो प्रीवियस ईयर के होंगे और उसमें PI 0 नहीं होगा, यानी उसमें जो आपका QX होगा वो नॉन ज़ीरो होगा, ठीक है। फिर उन क्वेश्चन में हम पर्टिकुलर QX को सॉल्व करने की मेथड देखेंगे, क्योंकि उस वक्त तक हमें CF एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, हमें एकदम समझ में आ जाएगा कि CF कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो चलो अब हम करते हैं अगला एग्जाम्पल। और ये एग्जाम्पल भी मैं इसलिए ले रही हूँ ताकि आपको CF एकदम
एकदम याद हो जाए, एकदम मतलब ज़बान पे आ जाए आपके, आपको अलग से कुछ भी याद करने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे ये है, ये जो मैंने आपको बताया था, ये जो चार्ट है वो आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर क्वेश्चन कर लोगे 2 4 5 10, तो आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपको ऑटोमेटिक आने लगेगा। तो देखो अब हम करते हैं तीसरा एग्जाम्पल। तो तीसरा एग्जाम्पल है d² + dy + y = 0। अब आपको पता है पहले हमें इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी है। सो मैंने लिखा है फर्स्ट वी फाइंड इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन, फॉर दिस वी पुट डी बराबर m, d = m। यानी आप हिंदी में भी लिख सकते हो कि पहले हम दी हुई समीकरण की सहायक समीकरण निकालेंगे, जिसके लिए हम क्या करेंगे, d = m पुट करेंगे। तो इस वाली इक्वेशन में मैंने d की जगह m रखा है, ये लो m। और आपको पता है ये y हमें कॉमन लेना है, तो y मैंने बाहर निकाला है और y को बराबर के उधर भेज के 0 बना देना है और सिर्फ इधर वाली टर्म रखनी है। तो ये हो गई m² + m + 1 = 0। अब आप जानते हो अब ये सिंगल m है मेरे पास, अब मैं इसके टुकड़े नहीं कर सकती, है ना। तो यहाँ मेरे जो रूट्स आएंगे ना वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होंगे, उसको मैं आसानी से नहीं निकाल सकती। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, श्रीधराचार्य सूत्र, क्योंकि आपको पता है श्रीधराचार्य सूत्र रूट्स निकालने की एक विधि होती है। और ये m क्या है हमारे पास, रूट्स ही तो है, तो ये m निकालने की एक विधि होती है या फॉर्मूला होता है या सूत्र होता है, आपने पढ़ा होगा 9th 10th में। तो ये है श्रीधराचार्य सूत्र, जहाँ m = -b ± √b² - 4ac/2a। जहाँ आपको पता है a क्या होता है, b क्या होता है, c क्या होता है, आप जानते हो a क्या होता है, m² के गुणा में होता है वो a होता है, तो 1, क्योंकि a के गुणा में 1। b क्या होता है, जो m के गुणा में होता है, m के गुणा में क्या है 1। c क्या होता है, ये होता है, तो ये हो गया c क्या हो गया 1। तो ये a b c के मान आ गए। a b c के मान हम इस फॉर्मूले में रखेंगे तब हमारे पास m के कुछ मान आएंगे। तो चलो रखते हैं फॉर्मूले में मान। तो ये मैंने फॉर्मूले में मान रख दिया है, ठीक है। -1 ± √1 - 4/2, -1 एज इट इज़, 2 है वो इन दोनों के बट्टा में जाएगा, तो ये 2 ± 2, और ये नीचे 1 में से जब 4 जाएंगे तब आपको पता है -3 बचेंगे, है ना, -3, और ऊपर से रूट भी लग रहा है। तब आपको पता है कि माइनस की संख्याओं का जब भी हम रूट निकालते हैं यानी उनका वर्गमूल निकालते हैं तो वो आयोटा में चली जाती है, वो वास्तविक संख्याएं नहीं रहती, फिर वो काल्पनिक हो जाती है, इमेजिनरी नंबर हो जाता है। तो ये √3 2 है ही, और ये चली गई आयोटा में, क्योंकि हमारे अंडरूट में माइनस की संख्याएं आ रही है तो वो आयोटा में चली जाती है, इतना तो आपको पता ही होगा। अब आगे क्या करेंगे, अब आप आगे आपको पता है m के हमारे पास मान आ गए -1/2 ± √3/2 आयोटा। अब आप देख सकते हो कि ये जो मान है वो कॉम्प्लेक्स में आ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स में कैसे, क्योंकि आयोटा आ रहा है मतलब मान कॉम्प्लेक्स में, और प्लस माइनस आ रहा है बीच में, यानी एक बार तो ये वाली जो टर्म होगी m की जो वैल्यू होगी वो प्लस में होगी, एक बार यही मान माइनस में होगा, मतलब एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो दोनों अलग अलग हो गए, तो वो होगी डिफरेंट और कॉम्प्लेक्स, क्योंकि आयोटा आ रहा है। अब आप इस चार्ट को याद करो, इस चार्ट को मतलब मन ही मन याद करो कि देखो ये चार्ट क्या होगा। अपने इसका भी एक क्वेश्चन कर लिया, इसका भी एक क्वेश्चन कर लिया कि जब रूट हमारे पास डिफरेंट एंड रियल आएंगे तब CF कैसे निकलेगा, रूट्स हमारे पास सेम एंड रियल आएंगे तब CF कैसे निकलेगा। अब हमें देखना है तीसरा वाला, जब रूट्स जो होंगे हमारे पास वो डिफरेंट आएंगे यानी अलग अलग, और कॉम्प्लेक्स आएंगे यानी आयोटा में आएगा, तब उसके जो आप CF होगा वो कैसे निकलेगा। तो देखो यहाँ मैंने उसका जो CF होगा ना वो कुछ इस तरीके से निकलेगा, वो होगा CF = e⁴ कोष्टक में C1 cos βx + C2 sin βx। अब आपके मन में आया होगा कि ये अल्फ़ा कहाँ से आ गया, पिछले क्वेश्चन में तो हमने m1 पुट किया था, है ना। इस वाले क्वेश्चन में देखो यहाँ m पुट किया था, ऊपर भी हमने m पुट किया था, तो ये अल्फ़ा कहाँ से आ गया, तो ये भी हम देखेंगे कि अल्फ़ा क्या होता है। फिर आप देखोगे ये बीटा कहाँ से आ गया, बीटा क्या होता है, ये भी अपन देखते हैं। तो देखो डिफरेंट एंड कॉम्प्लेक्स में m के मान कुछ इस तरीके से आएंगे, अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा। फॉर एग्जांपल मैं मान लेती हूँ कि अल्फ़ा अपने पास 0 है और प्लस माइनस एज इट इज़, और ये जो आयोटा बीटा है, आयोटा आप जानते ही हो आयोटा होगा, और आयोटा के गुणा में जो भी होगा वो बीटा होगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला यहाँ -1/2 क्या है, अल्फ़ा है, इसको -1/2 क्या है अल्फ़ा, प्लस माइनस एज इट इज़,
और ये जो है √3/2 वो है अपना बीटा और आयोटा एज इट इज़। तो आप देख सकते हो इनको कंपेयर करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से होगा, अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा, जहाँ हमारा m1 क्या होगा, अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा, और m2 क्या होगा, अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस है। तो आपको पता ही है कि जब बीच में प्लस माइनस आता है तो मतलब एक बार वैल्यूज़ प्लस में होंगी और एक बार माइनस में। तो सेम यहाँ है हमारे पास प्लस माइनस, यानी एक बार जो m1 होगा आपके पास वो पहले तो प्लस में आएगा और जो m2 होगा वो माइनस में आएगा, जैसे -1/2 माइनस √3/2 और आयोटा। और जहाँ अल्फ़ा क्या होगा, अल्फ़ा ये होगा और बीटा क्या होगा, बीटा ये होगा। आयोटा के गुणा में जो होगा वो बीटा होगा और पहले जो आएगा वो अल्फ़ा होगा। जैसे मान लो आपके पास आ गया, जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे आपके पास माइनस में 4 आ गया है ना। अब आप इसको कैसे लिखोगे, आप -4 को लिख सकते हो 2, है ना। और क्योंकि माइनस में आ रही है, अंडररूट के अंदर माइनस में है, तो वो चली जाएगी आयोटा में। अब आप कहोगे ये तो आयोटा बीटा है, ये आयोटा एज इट इज़ और आयोटा की गुणा में, तो बीटा अल्फ़ा कहाँ है। तो इस कंडीशन में आपके पास अल्फ़ा नहीं रहेगा, तो आप 0 को भी अल्फ़ा मान सकते हो। ये देखो 0 प्लस माइनस। अब प्लस माइनस आपको पता ही क्यों आएगा, क्योंकि रूट जब हटेगा तब वैल्यूज़ प्लस माइनस में आएंगी, ये प्लस माइनस और ये प्लस माइनस, है ना। और जब आपके पास अल्फ़ा कुछ नहीं होगा तो आप अल्फ़ा को 0 मान सकते हो। ये देखो मैंने 0 मान लिया। तो आपको पता है कि जब हमारे पास रूट्स आएंगे वो अगर कॉम्प्लेक्स में होंगे तब हम उसको अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा के तौर पे लिख सकते हैं। अल्फ़ा अगर आपको नहीं दिया हुआ है तो उस कंडीशन में आप उसको 0 मान सकते हो। प्लस माइनस आपको पता ही है, जब रूट हटेगा तो प्लस माइनस आएगा। आयोटा यानी इमेजिनरी नंबर और बीटा है वो इमेजिनरी नंबर, जैसे ये है √4, तो इसको जब हम खोलेंगे तो ये 2 आएगा और प्लस माइनस, क्योंकि माइनस में हमारे पास रूट के अंदर कोई संख्या माइनस में है तो वहाँ आयोटा आएगा, तो ये हो गया 2 आयोटा। तो बीटा क्या हुआ आपके पास 2 हुआ। जब इन दोनों का कंपैरिजन हम करते हैं तो बीटा हुआ आपके पास 2 और अल्फ़ा क्या हुआ 0। तो वही मैंने यहाँ लिखा है, बस मैंने आपको इस रफ पेपर पे थोड़ा सा समझाया है। अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हो, आपको नहीं पता है अल्फ़ा आयोटा बीटा क्या होता है, तो वो मैंने समझाया है। तो आप देख सकते हो अल्फ़ा क्या हो गया, प्लस माइनस के पहले वाला जो आएगा वो अल्फ़ा होगा, अल्फ़ा हुआ आपका -1/2। बीटा क्या होगा, आयोटा के गुणा में जो भी होगा वो बीटा होगा, और आयोटा के गुणा में क्या है √3/2, यही तो है आयोटा के गुणा में। अब आप देख सकते हो आपके जो रूट्स है वो डिफरेंट है और कॉम्प्लेक्स है, यानी अलग अलग है, क्योंकि एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी अलग अलग। और कॉम्प्लेक्स है क्योंकि आयोटा में आ रहे हैं। तब आपको कौन सा सूत्र लगाना होगा, तब आपको ये वाला सूत्र लगाना होगा तीसरा, जो कि है CF = e⁴ x। अब आपको पता है अल्फ़ा क्या होता है, अल्फ़ा प्लस माइनस के जो पहले होता है वो अल्फ़ा होता है, तो ये हो गया अल्फ़ा। फिर कोष्ठक में C1 और C2, ये तो आपको पता ही आएंगे ही, C1 और C2, एक बार कोस बीटा एक्स रख दो, एक बार साइन बीटा एक्स रख दो। और बीटा आपको पता ही क्या होता है, आयोटा के गुणा में होता है वो बीटा होता है। कितना सिंपल है, कितना सरल। आप एक बार अपने मतलब पूरे ध्यान से देखो इसको, एकदम पूरा मन लगा के, जैसे हमने ये वाला किया था ना, सेम वैसा ही है। इधर भी अपने कोष्ठक के बाहर e⁴mx आया था, इधर भी हमें e⁴ में ही लेना है, लेकिन m की जगह हमें α(x) रखना है। और अंदर आपके पास C1 भी आएगा और C2 भी आएगा। आप जानते हो C1 और C2 कांस्टेंट होते हैं, लेकिन अब की बार यहाँ कोस बीटा x और यहाँ साइन बीटा x आएगा। तो ये देखो ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ रख दिया है, CF = e⁴α(x), कोष्ठक में C1 कोस बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x। तो आप देख सकते हो अल्फ़ा क्या आपके पास, अल्फ़ा है -1/2, तो ये दिख रखा है मैंने -1/2। x है वो आपका एज इट इज़। फिर कोष्ठक में C1 एज इट इज़, कोस एज इट इज़, बीटा है क्या आपके पास, ये है बीटा, तो ये रख दिया मैंने √3/2, और x है वो एज इट इज़, प्लस C2 एज इट इज़, साइन एज इट इज़, और बीटा क्या आपको पता है बीटा √3/2 है, ये √3/2, और x है वो एज इट इज़। मतलब कितना सरल सूत्र है। आप जब 2-4 बार क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो ये सूत्र आपको एकदम आसान लगने लगेंगे और आपको अपने आप याद हो जाएंगे। और अब मैं आपको फिर से एक बार याद करवा देती हूँ ये सूत्र। तो देखो यहाँ आपके पास m की कुछ वैल्यूज़ आएगी, प्लस माइनस आ रहा है बीच में, यानी m के 2 मान आए हैं, एक प्लस में आया है एक माइनस में आया है, यानी m के मान डिफरेंट है। क्योंकि आयोटा आया है
तो मतलब वो कॉम्प्लेक्स है, और डिफरेंट एंड कॉम्प्लेक्स जब होगा तो ये वाला सूत्र लगेगा। ये वाला सूत्र भी बहुत आसान है, पिछले सूत्र के जैसा ही है। पीछे भी हमने e की पावर mx लिया था, बस फ़र्क क्या है, हमें e की पावर, फ़र्क बस इतना है कि पिछले सूत्र में हमने e की पावर mx लिया था, इस वाले सूत्र में हम e की पावर अल्फ़ा x लेंगे, और अल्फ़ा भी आपको पता है प्लस माइनस से पहले वाला अल्फ़ा होगा। अंदर क्या होगा, अंदर c1 होगा और c2 होगा। c1 के गुणा में cos होगा और c2 के गुणा में sin होगा, और बीटा x तो दोनों में कॉमन है ही, और बीटा आप जानते हो आयोटा के गुणा में जो होगा वो बीटा होगा। कितना सरल है। तो ये अपने पास आ गया CF। तो आप जानते हो इट्स जनरल सॉल्यूशन, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, y इक्वल्स टू CF प्लस PI, क्योंकि आपको क्वेश्चन में QX 0 दिया हुआ है, यानी बराबर में 0 ही है, तो PI भी क्या होगा आपका 0 होगा। तो उस कंडीशन में आपका जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो सिर्फ CF होगा, और CF क्या होगा ये अभी आपने निकाला है वो, तो y इक्वल्स टू CF रख दो, और PI क्या होगा, PI होगा 0। तो यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। मुझे उम्मीद आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं भी समझ में आया है तो वीडियो को एक बार दोबारा देखना, समझ में आएगा। और अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो बिल्कुल भी दिमाग पे जोर लेने की या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, वैसे वैसे आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। तो चलो अब हम करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि कुछ इस तरीके से है, डी की पावर 4 प्लस 8 डी स्क्वायर प्लस 16 वाई इक्वल्स टू 0। तो देखो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। तो आपको पता है ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए जहाँ डी है वहाँ एम पुट करेंगे और वाई को इक्वेशन से हटा देंगे। तो ये देखो यहाँ हमने एम पुट किया, एम की पावर 4 प्लस 8, एम पुट किया एम स्क्वायर प्लस 16 इक्वल्स टू 0। अब आप देखो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे, क्योंकि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है ना, कुछ इस तरीके से a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो a क्या है यहाँ पे, m का स्क्वायर है ना, m स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर जब हम खोलते हैं तो ये कुछ इस तरीके से खुलता है। आप इतना तो देखो समझ ही गए होंगे कि इस वाली इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, जो a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में खुल रहा है। तो हमने a क्या है हमारा m स्क्वायर है ना, m स्क्वायर है, और जब इसको खोलते हैं तो m की पावर 4 आ जाती है, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ देखो m स्क्वायर प्लस 4 की जो होल स्क्वायर है, यानी ये वाली जो टर्म है उसका होल स्क्वायर, मतलब ये वाली टर्म 2 बार है, तो मैंने इसको इस तरीके से 2 बार लिख लिया गुणा के रूप में, m स्क्वायर प्लस 4 गुणा m स्क्वायर प्लस 4। इसको जब आप गुणा करोगे तब यही आएगा आपके पास। तो मैंने इसको सिंप्लीफाई करके कुछ इस तरीके से लिखा है। अब आप देखो यहाँ आपके पास m की वैल्यूज़ आएगी। अब आप बताओ m के आपके पास कितने मान आएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि उस क्वेश्चन में या उस दी हुई इक्वेशन में जितना ऑर्डर होगा ना उतने ही m के मान आएंगे। तो ऑर्डर कितना है इस क्वेश्चन का, 4 है। कैसे है 4, क्योंकि इसका अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है, तब आप कह सकते हो अधिकतम अवकलन 4 बार हुआ है। तो ये देखो d की पावर 4 है, मैंने बताया था आप कैपिटल D को d/dx लिख सकते हो, और y तो है ही, y बाहर है, इसको जब अंदर भेजेंगे तो ये कुछ इस तरीके से, यहाँ 4 है, यहाँ देखो 4 है ना, इसका मतलब है इसका अवकलन कितनी बार हुआ है, 4 बार हुआ है, कुछ इस तरीके से। तब इसका ऑर्डर कितना होगा, 4 होगा। तो ऑर्डर 4 होगा तो हमारे पास m की वैल्यूज़ भी कितनी आएगी, 4 आएगी। तो आप देख सकते हो यहाँ m स्क्वायर है, यहाँ m स्क्वायर है। जब हम इसको m स्क्वायर और 4 को इधर 0 के बराबर भेजेंगे तो ये -4 हो जाएगा, और जब इस स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो इधर रूट में चला जाएगा, क्योंकि ये इधर रूट में -4 होगा। मैंने आपको बताया था, ये देखो m इक्वल्स टू -√4। तो जब ये रूट के अंदर वाली संख्या माइनस में होगी तब आयोटा आएगा, और 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है। तो ये, और रूट जब हटाते हैं तो प्लस माइनस भी आता है, कुछ इस तरीके से। सेम इधर भी आएगा। तब आप बताओ आपके पास m के कितने मान आए, 2 तो ये हो गए प्लस माइनस, यानी एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी 2 इधर हो गए, एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी प्लस माइनस 2। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। अब देखो अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा या कौन सी मेथड लगेगी, CF का हम कौन सा सूत्र लगाएंगे। तब आप देखो ये वाला मैंने आपको चार्ट बताया था कि जब m का मान डिफरेंट और रियल हो तब ये लगेगा, सेम एंड रियल हो तब ये लगेगा, और डिफरेंट और कॉम्प्लेक्स हो तब ये लगेगा। यहाँ m के मान कैसे आ रहे हैं, तो यहाँ आप देख सकते हो जो हमारे m के मान है या जो रूट्स है वो सेम है, क्योंकि देखो इधर भी +-2 आयोटा है, इधर भी +-2 आयोटा है, यानी जो m के मान है वो सेम है, और कॉम्प्लेक्स है क्योंकि आयोटा आ रहा है। अब आप ये नहीं कह सकते कि m के मान
यहाँ डिफरेंट है क्योंकि प्लस अलग है माइनस अलग है, और यहाँ डिफरेंट है क्योंकि प्लस अलग है माइनस अलग है। इस कंडीशन में जो रूट होंगे वो सेम होंगे, क्योंकि आपके पास रूट कैसे आए है, एक तो ये है और एक ये है, तो ये भी क्या है, इसके जैसा ही है, सेम सेम ही है दोनों। तब आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, तब आप ये चौथा फॉर्मूला लगाओगे, जो कि क्या है, व्हेन ऑल वैल्यूज़ ऑफ m आर सेम बट कॉम्प्लेक्स। जब m के मान आपके पास सेम हो और कॉम्प्लेक्स हो, तो ये देखो कुछ इस तरीके से, जहाँ अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा और m2 भी क्या है, अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा, यानी m1 और m2 दोनों ही क्या होंगे, सेम होंगे। तो आप देखो ये आपके पास m1 है, ये आपके पास m2 है, और दोनों ही क्या है, सेम है दोनों ही। तो दोनों जब सेम होंगे और जो कॉम्प्लेक्स होंगे, तब ये वाला फॉर्मूला लगेगा कुछ इस तरीके से, जहाँ आपको कोष्टक के बाहर e की पावर अल्फ़ा x तो रखना ही रखना है। लेकिन इस बार अंदर क्या चेंजेस होंगे, ऊपर वाले में हमारे पास जब वैल्यूज़ डिफरेंट और कॉम्प्लेक्स आई थी, तो अंदर हमारे C1 और C2 आए थे, और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इस वाले क्वेश्चन में m की पावर 4 है और d की पावर 4 है और ऑर्डर भी 4 है, मतलब आपके पास कांस्टेंट कितने आएंगे, 4 आएंगे। तो देखो कांस्टेंट जब 4 होंगे, तो ये देखो ये वाला सूत्र लगेगा, इसमें भी कांस्टेंट कितने हैं, 4 है, C1 C2 C3 C4, 4 कांस्टेंट आ रहे हैं। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो पहले तो हम इस फॉर्मूले को यहाँ उतार लेते हैं। अब आपको पता ही है अल्फ़ा क्या होता है, इसमें अल्फ़ा कितना होगा, इसमें अल्फ़ा 0 होगा, है ना, 0, इधर भी अल्फ़ा क्या होगा, 0, क्योंकि दोनों सेम है, तो अल्फ़ा तो क्या हो जाएगा 0। C1 और C2 x कांस्टेंट, बीटा क्या होगा, बीटा आपको पता ही है 2 आयोटा बीटा होगा, 2 है वो आपका बीटा होगा, क्योंकि आयोटा की गुणा में जो भी होता है वो बीटा होता है। तो ये रहा बीटा, और C3 प्लस C4 और साइन बीटा एक्स। मतलब कुल मिला के कहने वाली बात ये है कि आपको ये चौथा फॉर्मूला याद रखना है। और इसकी एक मैं आपको ट्रिक भी बताती हूँ। वो ट्रिक क्या है, आप इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कैसे कर पाओगे, आपको कैसे पता चलेगा ऊपर वाला लगेगा या नीचे वाला, क्योंकि दोनों सेम से ही है। तो इसकी ट्रिक कुछ ये है कि आप जब क्वेश्चन को देखोगे, तब आपको अगर d की पावर 4 दिख जाए, यानी उस क्वेश्चन का ऑर्डर कितना है, 4 है। जब ऑर्डर 4 है तो m की वैल्यूज़ भी कितनी आएगी, जब ऑर्डर 4 है तो m की वैल्यूज़ भी 4 आएगी। जब m की वैल्यू 4 आएगी तो आपके पास जो कांस्टेंट है वो भी कितने आएंगे, 4 आएंगे। मतलब जब आपके पास कांस्टेंट 4 आ जाए, तब ये वाला सूत्र लगा देना लास्ट वाला। इसमें भी कांस्टेंट कितने 4 है, C1 C2 C3 4, तो ये वाला क्वेश्चन आप इसमें लगा देना। तब अब देखो ये वाला जो है फॉर्मूला, ये पिछले वाले के जैसा ही है, इस वाले के जैसा ही है, बस अंतर यहाँ इतना है कि यहाँ जो cos बीटा एक्स है वो एज इट इज़ रहेगा इस वाले सूत्र में, cos बीटा एक्स, इस वाले में cos बीटा एक्स एज इट इज़ रहेगा। लेकिन जो C1 है उसको हम C1 प्लस C2x लिखेंगे, और यहाँ जो C2 है इसको हम C3 प्लस C4x लिखेंगे, और साइन बीटा एक्स बाहर एज इट इज़। तो आप ये वाला याद कर लेना। बाकी मैंने ट्रिक भी आपको बता दी है, बहुत ही सरल है, ठीक है। अब हमें पता ही है अल्फ़ा क्या है, इधर अल्फ़ा तो 0 है, और बीटा क्या है, बीटा 2 है। तो अल्फ़ा और बीटा के मान इस वाले फॉर्मूले में जब हम रखेंगे, तो यहाँ अल्फ़ा की जगह 0 आ जाएगा, e की पावर 0x मतलब 1, e की पावर 0x जब होगी तो उसका मतलब होगा वो 1 है। और C1 प्लस C2x एज इट इज़, कोस एज इट इज़, बीटा की जगह आएगा 2, और x एज इट इज़, और साइन ये वाला भी एज इट इज़, और बीटा की जगह क्या आएगा 2। तब हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ये देखो है ना, मैंने आपको एकदम यहाँ भी एकदम क्लियर लिख के बताया है कि आपको साफ दिखे। तो देखो e की पावर 0x अंदर C1 प्लस C2 cos 2x प्लस C3 प्लस C4 साइन 2x। 2 आपको पता ही है क्या है ना, बीटा है, और बीटा हमारे पास 2 है। अब इस वाले क्वेश्चन में QX है वो 0 है, अगर QX 0 है तो आपका PI भी 0 होगा। और अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सो इट्स जनरल सॉल्यूशन y इक्वल्स टू CF प्लस PI, y इक्वल्स टू PI 0 है, तो सिर्फ CF ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और CF कुछ इस तरीके से, यहाँ e की पावर 0x को हम 1 रख सकते हैं, तो यहाँ जब 1 रखेंगे तो ये एज इट इज़ आ जाएगा कुछ इस तरीके से। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप क्वेश्चन को एक बार फिर से देखना, आपको समझ में आएगा। तो चलो एक बार मैं थोड़ा सा आपको फिर से बता देती हूँ। ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते ही आप देख सकते हो यहाँ d की पावर 4 है, मतलब ऑर्डर जो है आपका वो 4 होगा। ऑर्डर कितना होगा आपके पास, 4 होगा। जब ऑर्डर 4 होगा तो आपको पता है m की वैल्यूज़ भी 4 आएगी, और जब m की वैल्यूज़ 4 आएगी तब आपके पास जो कांस्टेंट होगा वो भी 4 आएगा।
ये इतनी बातें जब आपको क्लियर हो जाएगी ना, तब आपको अपने आप अंदाज़ा हो जाएगा कि आगे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अब पहले हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, कुछ इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, तब m की हमारे पास ये और ये वैल्यूज़ आई। अब आप देख सकते हो ये दोनों ही वैल्यू क्या है, सेम है और कॉम्प्लेक्स है। जब वैल्यूज़ सेम और कॉम्प्लेक्स होगी तब हम ये वाला सूत्र लगाएंगे, और यहाँ अल्फ़ा की जगह हम यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, बीटा की जगह यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे। अल्फ़ा आपको पता ही है, प्लस माइनस से पहले जो होता है वो अल्फ़ा होता है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब ज़ीरो। और बीटा आपको पता ही है, आयोटा के गुणा में जो होता है वो बीटा होता है, जो कि 2 है। तो इस फॉर्मूले में हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ पुट करेंगे। ये देखो मैंने इस तरीके से वैल्यूज़ पुट करी। अब आपको पता है क्यू एक्स ज़ीरो है, जब क्यू एक्स ज़ीरो होगा तो पी आई भी ज़ीरो होगा, पी आई ज़ीरो होगा तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, वाई इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। पी आई ज़ीरो, सी एफ क्या है, जो ऊपर आ रहा है वही एज इट इज़। अब आपको पता है ई की पावर ज़ीरो एक्स को हम 1 रख सकते हैं, जब ई की पावर ज़ीरो होती है इसको हम 1 रख सकते हैं, है ना, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा एज इट इज़। ये होगा हमारा जनरल सॉल्यूशन। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन, शायद आपको अगले क्वेश्चन से थोड़ा और क्लियरिफिकेशन हो जाए। अगर आपको ये जो सी एफ निकालने में थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है ना, तो कोई बात नहीं है, इतनी दिक्कत तो शुरुआत में सबको ही आती है ना। इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है कि अरे मुझे समझ में नहीं आया, नहीं, ऐसा होता है। शुरू में मुझे भी समझ में नहीं आया था, लेकिन आप जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे ना तो आपको समझ में आने लगेगा। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन, d+2 d-1 की क्यूब y इक्वल्स टू 0। अब आपको पता है क्यू एक्स ज़ीरो है, क्यू एक्स ज़ीरो मतलब पी आई ज़ीरो होगा, पी आई ज़ीरो होगा तो हमें सिर्फ सी एफ निकालना होगा। और सी एफ आपको पता है बराबर के इधर जो टर्म होती है वो आपको सी एफ देती है। तो पहले तो हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। आपको पता है ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए y को तो हटा दो और d की जगह m पुट कर दो। तो ये मैंने कर दिया, y को हटा दिया, d की जगह m पुट किया, तो यहाँ m पुट किया तो m+2, यहाँ m पुट किया तो m-1 की क्यूब इक्वल्स टू 0। अब आप बताओ यहाँ आपको m के कितने मान आएंगे आपके पास, है ना, कितने मान आएंगे m के पास, m के कितने मान आएंगे। तो देखो यहाँ m, यहाँ से आपको m का 1 मान मिलेगा, यहाँ क्यूब है, यहाँ m के आपको 3 मान मिलेंगे, 3 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो आपको टोटल m के 4 मान मिलेंगे। तो ये देखो पहले मैंने इसको m की फॉर्म में लिखा है। अब आपको पता है m+2 तो एज इट इज़, ये जो m-1 की क्यूब है आप इसको इस तरीके से खोल के रख सकते हो, मतलब m-1 की क्यूब मतलब m-1 3 बार लिखना है गुणा के रूप में। तो ये m-1 m-1 m-1, तो मैंने इसको इस तरीके से गुणा में लिख दिया m+2 एज इट इज़। अब देखो इस m-1 को जब बराबर के उधर 0 रखेंगे तो ये m की वैल्यू कितनी आएगी, +1, तो ये +1, यहाँ फिर से m की वैल्यू +1 और यहाँ फिर से m की वैल्यू +1। ये जो तीनों ही m की वैल्यूज़ आई है वो क्या है, सेम और रियल है। लेकिन यहाँ देखो यहाँ m की वैल्यू कितनी आएगी, -2, बराबर के m+2 को जब हम 0 के बराबर रखेंगे तो m का मान आएगा -2, तो ये आ गया -2। ये वैल्यू क्या है, ये रियल है, क्योंकि माइनस में हो भले ही बट रियल है, डिफरेंट है। डिफरेंट किससे है, इससे डिफरेंट है, इन टर्म से डिफरेंट है। तब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अब आप दिमाग लगाओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो बहुत ही सिंपल है, ये जो -2 है वो इन वालों से तो डिफरेंट है और रियल है, तब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पहले वाला लगेगा, डिफरेंट और रियल। किसके लिए लगेगा, सिर्फ -2 के लिए लगेगा। और वो फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है c1 e की पावर m1x। और ये टर्म हम काम में नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो टर्म काम में लेंगे वो नहीं ले सकते। देखो कैसे, यहाँ क्या है, डिफरेंट एंड रियल, और यहाँ c1 और m की पावर m1 है, यहाँ अपने पास m1 है वो सिर्फ -2 है, ये वाली टर्म तो अलग ही चली गई। तो यहाँ हम लगाएंगे c1 e की पावर -2x। अब ये देखो ये 1 1 1, ये तीनों ही क्या है, सेम और रियल है। इन तीनों के लिए तो हम ये दूसरा वाला फॉर्मूला काम में लेंगे, ये दूसरा वाला जहाँ m की वैल्यूज़ सेम एंड रियल होगी, तो उस कंडीशन में हम ये वाला फॉर्मूला काम में लेंगे। और ये जो -2 है ये क्या है, डिफरेंट और रियल है, इनसे डिफरेंट है और रियल है, तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला काम में लेंगे। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आपको समझ में आएगा। देखो मैं आपको फिर से बताती हूँ, ये आपका क्वेश्चन है, इसको आपको पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन में चेंज करना है, कुछ इस तरीके से y को हटाना है। ऑक्सिलरी इक्वेशन में चेंज करने के बाद आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो m+2 से तो m की वैल्यू -2 आएगी, इधर जो m-1 की होल क्यूब है आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, m-1 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 लिख दिया।
अब इन तीनों से तो m की वैल्यू क्या आएगी, 1 1 1 आएगी, जो क्या सेम है और रियल है, मतलब ये तीनों ही वैल्यूज सेम है और रियल है। तो हमने लिख दी। यहाँ से आएगी m की वैल्यू -2, जो कि क्या है, रियल तो है, आयोटा नहीं आ रहा है मतलब रियल है, और डिफरेंट है। किससे डिफरेंट है, इन तीनों से डिफरेंट है। तो इसके लिए ये वाला सूत्र काम में आएगा, c1 e⁻²x। और इनके लिए अलग वाला सूत्र काम में आएगा, जो होगा क्योंकि ये तीनों ही सेम है, तो आपको पता है सेम के लिए e⁻x बाहर आती है, तो e⁻mx हमने बाहर रखी, और m की वैल्यू 1 है, तो ये 1 को जब x से गुणा करेंगे तो ये ex। और यहाँ अंदर क्या बचेगा, c2 c3 c4, क्योंकि अब यहाँ पे हम c1 नहीं लिख सकते क्योंकि c1 तो पहले से कांस्टेंट आ चुका है, तो अब यहाँ लिखेंगे c2 c3 c4। अब आपको पता है c2 को हम x से गुणा नहीं करेंगे, पहली वाली टर्म को x से गुणा नहीं करेंगे, दूसरा जो कांस्टेंट आएगा उसे हम x से गुणा करेंगे, और जो अगला कांस्टेंट आएगा उसे x से गुणा करके x की पावर को बढ़ा देंगे। यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, कुछ इस तरीके से। तो ये आ गया हमारे पास अपना CF। अब आपको पता है CF तो आ गया हमारे पास, PI 0 आएगा क्योंकि बराबर में 0 है, तो यही क्या होगा, हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा। आप जानते हो जनरल सॉल्यूशन y = CF + PI होता है, और PI आपके पास 0 दिया हुआ है। ये देखो कुछ इस तरीके से, ये देखो यहाँ मैंने थोड़ी सी ये नहीं होगा, तो देखो इस क्वेश्चन में QX अपना 0 है, QX जब 0 होगा तो PI भी 0 होगा, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, y = CF + PI। CF अभी हमने निकाला है, कुछ इस तरीके से आया है, PI अपना 0 है, तो यही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो चलो अपन एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आने लग जाएगा। तब अब हम करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। जैसे ये है ना, दिख रहा होगा आपको। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता है हमें y को हटाना है, d की जगह m पुट करना है, वो हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी। आपको ये वाली लाइन लिखनी है, मैंने तो इंग्लिश में लिखी है, आप चाहो तो हिंदी में भी लिख सकते हो, और हिंदी में लिखना बहुत ही आसान है कि सर्वप्रथम हम इसकी सहायक समीकरण प्राप्त करेंगे, जिसके लिए हमें d = m पुट करना होगा, कुछ इस तरीके से। ये देखो m पुट किया तो ये वाली इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिखी जाएगी, इक्वल्स में 0। अब देखो अब यहाँ से m के कितने मान आएंगे, ये सोचने वाली बात है। तो यहाँ जो m-1 है इसको बराबर के इधर 0 रखेंगे, तो यहाँ m की वैल्यू तो 1 आ जाएगी, m-1 = 0, तो m की वैल्यू 1 आ गई। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ m² + m+1 की स्क्वायर है, यानी इसी टर्म को हम 2 बार लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ इसी टर्म को 2 बार लिख लिया है। अब देखो m² + m+1 है, इसको हम श्रीधराचार्य सूत्र से सॉल्व करेंगे, तो ये मैंने लगाया श्रीधराचार्य सूत्र। यहाँ मैंने b, a और c की वैल्यूज़ पुट की कुछ इस तरीके से, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई -1/2 ± -√3/2, क्योंकि यहाँ रूट के अंदर माइनस चिन्ह है, तो रूट के अंदर जब माइनस चिन्ह होगा तब आपको पता है वो वैल्यूज़ क्या आएगी, आयोटा में आएगी, आयोटा में आएगी मतलब वो कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ हो जाएगी। तो देखो कुछ इस तरीके से। अब देखो यहाँ ये 2 टर्म है, मैंने इस वाली को श्रीधराचार्य सूत्र से जब सॉल्व किया तब मेरे पास ये आया। अगर मैं इसको भी श्रीधराचार्य सूत्र से सॉल्व करती तो अगेन यही आता मेरे पास, यानी ये वाली वैल्यूज़ जो है वो मेरे पास 2 बार आ जाती, सेम वैल्यूज़ मेरे पास 2 बार आती। अब आप समझ सकते हो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। सेम वैल्यूज़, एकदम सेम वैल्यूज़ जब आपके पास 2 बार आ जाती है और वो वैल्यूज़ भी हो आयोटा में, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर हो, ये मैंने लिख दिया आयोटा, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तब आप जानते हो सेम वैल्यूज़ आयोटा में हो और वही 2 बार आ जाए तब कौन सा सूत्र लगेगा, सेम बट कॉम्प्लेक्स वाला। ये तो हो गई मेरी m1 है ना, ये m1 हो गया, और ये वाली जो वैल्यूज़ है वो मेरी होगी m2, और ये जो 1 आया है वो हो गई मेरी m3। ठीक है, अब देखो ये जो 2 वैल्यूज़ है वो सेम है और कॉम्प्लेक्स है, दोनों ही सेम और दोनों ही कॉम्प्लेक्स है। जब वैल्यूज़ सेम और कॉम्प्लेक्स होती है तब आप जानते हो ये वाला फॉर्मूला लगता है, e⁻α x फिर c1 + c2x cos βx + c3 + c4x sin βx। अब आपको पता ही है कि बीटा क्या होता है, आयोटा के गुणा में जो भी नंबर होता है वो बीटा होता है, और आपको पता ही है अल्फ़ा क्या होता है, प्लस माइनस के पहले जो आता है वो अल्फ़ा होता है। तो मैं अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ इस इक्वेशन में रख देती हूँ। तो ये देखो अल्फ़ा की वैल्यूज़ रखी -1/2 और x से गुणा किया तो ये x, कोष्टक में c1 + c2x, ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैं चल रही हूँ है ना, मैंने अपने मन से कुछ भी नहीं मानना है।
फिर ये कॉस एज इट इज़, बीटा आपको पता ही क्या है, आयोटा के गुणा वाला, तो √3/2, यहाँ √3/2 एक्स एज इट इज़, प्लस C3 + C4 एक्स साइन, ये बीटा हो गया √3/2 और ये एक्स। अब आपको पता ही है जो M3 आया है अपने पास एक, वो क्या है, वो आपको मैंने बताया कि वो रियल और डिफरेंट है। जब वैल्यूज़ रियल और डिफरेंट में आती है तब कौन सा फॉर्मूला लगता है, तब ये वाला लगता है। देखो रियल और डिफरेंट आई तो CF कितना होगा, C1e⁻m1x। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसके लिए लगेगा, इसके लिए कौन सा लगेगा, अभी भी मैंने बताया CF क्या होगा, C1e⁻m1x। तो देखो C1 ऐसा का ऐसा, E ऐसा का ऐसा, M1 क्या है 1 है, और यहाँ गुणा में क्या x है, x को जब हम गुणा करते हैं 1 से तो वो आ जाएगा x। और यहाँ देखो, यहाँ C1 आ चुका है, यहाँ C2 आ चुका है, यहाँ C3 आ चुका है, यहाँ C4 आ चुका है। तो अगला जो कांस्टेंट होगा वो C5 होगा। तो मैं इसको लिख देती हूँ C5e⁻mx। तो ये देखो मैंने लिख दिया है C5e⁻mx। तो ये तो अपना फॉर्मूला था ही, ये अगला फॉर्मूला था तो मैंने लिख दिया। कुछ इस तरीके से ये अपना सॉल्यूशन होगा। अब देखो QX अपने पास 0 है, जब QX 0 होगा तो PI भी अपने पास कितना आएगा, 0 आएगा। उस स्थिति में अपन क्या करेंगे, उस कंडीशन में QX 0 है तो PI 0 है, PI 0 होगा तो अपना जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो क्या होगा, आप जानते ही हो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, y = CF + PI। CF अपना जो आया था वो मैंने एज इट इज़ लिख दिया, और PI क्या है, 0 है, तो ये 0। तो यही क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर होगा। ये कट का क्रॉस मैंने भूल से लगा दिया है, तो आप देख सकते हो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। यहाँ रूट में वैल्यूज़ नहीं है कि बीटा क्या, आप जानते हो बीटा क्या है ना। ये देखो इस वाले क्वेश्चन में बीटा क्या है, √3/2 ही तो है बीटा। तो ये हो गया यहाँ पे √3/2, ये मैंने भूल से क्रॉस कर दिया है, मुझे लगा ये गलत लिख दिया है मैंने। तो मैं देखो फिर से लिख देती हूँ √3/2, और इधर भी क्या आएगा, √3/2 है ना। थोड़ी सी गलती हो रही है मुझसे, तो उसको थोड़ा नज़रअंदाज करना है ना। और मैं अब ये कहना चाहूँगी कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको ये वाला क्वेश्चन समझाने की, वो भी अपनी लैंग्वेज में, जैसे मैंने सीखा है, पढ़ा है, क्वेश्चन सॉल्व किया है उस तरीके से। तो देखो पहले तो हम रिवीजन करते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या क्या किया। तो देखो आज की क्लास में हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के कुछ एग्जांपल्स किए हैं। ये देखो आपको पता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की ये मेथड होती है जहाँ y = CF + PI होता है। PI निकालने की एक अलग मेथड होती है, CF निकालने की एक अलग मेथड होती है। अभी जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वहाँ हम PI नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि वहाँ हम जो QX है उसको 0 मान के चल रहे हैं। जब QX 0 होगा तो PI भी 0 होगा, क्योंकि PI निकालने की एक बहुत लंबी प्रोसेस है। तो वो मैं सोच रही हूँ आप पहले CF निकालना अच्छे से सीख जाओ। जब आप CF निकालने में एकदम ऐसे मास्टर बन जाओगे, एकदम आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ मुझे CF आने लगा, तब हम PI निकालना सॉल्व करेंगे। तो देखो CF निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि ये वाला चार्ट आपको ध्यान में रखना होगा, और याद भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे ना तो आपको याद होते जाएंगे। तो अब हमने इसका भी एक एग्जांपल लिया था, इसका भी एग्जांपल लिया, इसका भी और इसका भी, ताकि आपको ये वाले जो सूत्र है वो आपको रटने ना पड़े और आपको आसानी से याद हो जाए। अब हम अगली क्लास में जो कुछ एग्जांपल्स करेंगे, अगली क्लास में हम ये वाले एग्जांपल करेंगे। तो अगली क्लास में जब हम एग्जांपल करेंगे वहाँ हम QX को 0 नहीं रखेंगे, वहाँ हम QX की कुछ ना कुछ वैल्यूज़ रखेंगे, ताकि हम PI निकालना भी सीख सकें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ हम PI निकालना सीखेंगे। वीडियो में बहुत सी मुझसे गलतियाँ हुई हैं, मैं उम्मीद करूँगी कि आप उन्हें नज़रअंदाज करेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में PI सॉल्यूशन के साथ। तो तब तक के लिए बाय।